अंधेरी रात में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ कुत्तों और झिंगुरों की आवाज। इसी रात में गंगाराम की आंख खुली। रात में प्यास लगना बड़ी दुविधा है। अब इंसान अपना गरम बिस्तर छोड़कर उठे और गंगाराम अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने देखा कि सामने उसका बेटा खड़ा हुआ है। अरे मोहन, तू इतनी रात में मेरे कमरे में क्यों खड़ा है? आपको आखिरी बार पानी पिलाने आया हूँ। आखिरी बार? तू पागल हो गया है? लेकिन अब मोहन कुछ नहीं बोला। उसने सीधा एक डंडे से गंगाराम के सिर पर वार कर दिया। गंगाराम चिल्लाकर बाहर की तरफ भागा। बचाओ, बचाओ, मेरा बेटा मुझे मार डालेगा। गंगाराम अपने घर से बाहर आ चुका था। उसके चिल्लाने से कुछ लोग उठ गए थे, लेकिन तभी पीछे से मोहन भी आ गया और उसने डंडे के लगातार वार से गंगाराम को मार डाला और वापस घर में भाग गया। हे भगवान, मोहन ने अपने पिता को मार डाला। भीड़ लग गई। मोहन फिर से बाहर आया, लेकिन अब उसके हाव भाव बदले हुए थे। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और फौरन पुलिस को बुलाया। मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था, वो कोई और था। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें अपने बाप का कत्ल करते हुए। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। मोहन को पुलिस पकड़कर ले गई, लेकिन उसकी चीखें अब भी लोगों के कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने पिता को नहीं मारा, वो कोई और था। लोगों के मन में डर समा गया था। ये कैसा समय आ गया था जब बेटा बाप का गला काट रहा था और फिर कह रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं। इसी बीच गांव में एक नया लड़का आया, राजीव। वो अपने पुश्तैनी घर और जमीन के सिलसिले में गांव लौटा था। ये गांव तो मेरी बचपन की यादों से बिल्कुल अलग हो गया है। इतनी अजीब बेचैनी क्यों है यहाँ? अरे राजीव, तू यहाँ कैसे? पंकज, अरे गांव में क्या कर रहा है भाई? आते ही देखा कि पुलिस मोहन को पकड़ कर ले जा रही थी। अजीब बात है भाई, मोहन ने अपने बाप को मार डाला और कह रहा है कि वो निर्दोष है। ये क्या कह रहा है तू? ये कोई साधारण हत्या नहीं है राजीव। कुछ अजीब हो रहा है इस गांव में, कुछ बहुत भयानक। फिलहाल मैं अपने घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। राजीव के मन में घबराहट थी, लेकिन वो अभी सबको महज सहयोग समझ रहा था। अगली रात आई। लोग मोहन की करतूत से डरे हुए थे और जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए थे। लेकिन राम प्रसाद के घर में कुछ अजीब चल रहा था। इतनी रात हो गई लीलावती, अब सो जा लीलावती। हाँ, अब सोने का ही समय आ गया है हमेशा के लिए। राम प्रसाद को लगा कि उसकी पत्नी नींद में बड़बड़ा रही है। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि लीलावती अचानक उठकर बैठ गई। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और चेहरा अजीब लग रहा था। लीलावती, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुझे सोने की जल्दी है ना, तो ले, हमेशा के लिए सो जा। ये कहते ही उसने पास रखा तकिया का कवर निकाला और बिजली की तेजी से उसे राम प्रसाद के गले में डाल दिया। राम प्रसाद चीखना चाहता था, लेकिन लीलावती की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आवाज नहीं निकल पाई। कुछ ही सेकंड्स में राम प्रसाद की आंखें फटी रह गई, शरीर निठाल हो गया और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। लीलावती की हंसी पूरे घर में गूंज उठी। ये कौन हंस रहा है? बाहर जाकर देखना पड़ेगा। राजीव बाहर आया तो राम प्रसाद के घर के बाहर पहले से ही भीड़ लगी हुई थी। राम प्रसाद की लाश देखकर हर कोई सहम गया था, पर सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि लीलावती अब रो रही थी। ये क्या कर दिया तूने लीलावती? मुझे नहीं पता। मैं तो कुछ काम से बाहर गई थी, जब वापस आई तो ये हो गया था। झूठ! अरे तुम्हारे हंसने की आवाज मेरे घर तक आ रही थी। पुलिस फिर से बुलाई गई और लीलावती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 2 खून हो चुके थे, पहले गंगाराम, फिर राम प्रसाद। लोग सदमे में थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था
क्या ये सिर्फ हत्याएं थी या सच में कोई अज्ञात शक्ति गांव में कहर बरपा रही थी? इसी बीच गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी, जो अपनी उम्र के चलते अब ज्यादा बाहर नहीं निकलता था, चौपाल पर आ बैठा। ये छलावा का काम है। छलावा? हाँ, छलावा, जो किसी के रूप में आ सकता है, अपने शिकार की पहचान ले सकता है, और जब तक वो अपना काम पूरा ना कर ले तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कोई अपने खून के रिश्ते को क्यों मारेगा? यही तो छलावे की ताकत होती है। ये तुम्हें दिखेगा तुम्हारे अपने जैसा, बोलेगा तुम्हारे अपने जैसा, लेकिन असल में वो तुम्हारा अपना होगा ही नहीं। राजीव, जो खुद पुलिस वाला था, तर्क देते हुए बोला, ये सब अंधविश्वास है। छलावा वलावा कुछ नहीं होता। मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पता लगाऊंगा कि असली गुनहगार कौन है। बूढ़ा हंसता हुआ अपने घर में चला गया। रात का तीसरा पहर था। पंकज अपने घर में सोया हुआ था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है इतनी रात को? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक जारी रही। पंकज उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने श्यामलाल खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं। श्यामलाल, इतनी रात को यहाँ? पंकज, तेरा वक्त पूरा हो गया। ये कहते ही उसने पास रखा लोहे का सरिया उठाया और झटके से पंकज के सिर पे दे मारा। पंकज की दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जब लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे, तब तक वो मर चुका था। गांव में फिर से दहशत छा गई। अब ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि ये कोई सामान्य घटनाएं नहीं थी। इस गांव के लोगों को क्या हो गया है? मैंने कहा था ना, तब मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। पंकज की मौत के बाद गांव में कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन इस डर के बावजूद अगले ही रात एक और हत्या हो गई। प्रीतम अपने घर में आराम से चारपाई पर लेटा था। उसकी बेटी संगीता रसोई में कुछ काम कर रही थी। संगीता बेटा, जरा पानी ला दे, बड़ी प्यास लगी है। लेकिन संगीता कुछ नहीं बोली। उसने अचानक पास रखी रसोई की चाकू उठाई और सीधे प्रीतम की छाती में घोंप दी। अरे ये क्या कर रही है संगीता? अब कोई प्यासा नहीं रहेगा बाबा। प्रीतम की आंखें धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और संगीता वहीं मुस्कुरा रही थी। जब गांव वालों को यह खबर मिली तो हर कोई कांप गया। अब किसी को कोई संदेह नहीं रहा कि गांव में वाकई छलावा आ चुका था। यह छलावा का ही काम है, पक्का। हे भगवान, ये इस गांव को किसकी नजर लग गई है? अब तक 4 हत्याएं हो चुकी थी। गंगाराम, राम प्रसाद, पंकज और प्रीतम। गांव वाले अब खुले में चलने से भी डरने लगे थे। कौन कब किसका रूप बदल ले और किसे मार डाले, कोई नहीं जानता था। इसी समय गांव में रहने वाले सबसे चतुर आदमी चंदन ने सबको इकट्ठा किया। मैंने कुछ नोटिस किया है। क्या? छलावा कभी एक पैटर्न में नहीं मारता, वो रैंडमली लोगों को मारता है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न है। क्या मतलब? ध्यान से देखो, जिन जिन लोगों की हत्या हुई है, ये सब एक दूसरे से जुड़े थे। कैसे जुड़े थे? ये सब जमीन की खरीद फरोख्त में शामिल थे, और अगला नंबर मेरे पिता का है, क्योंकि वो इन्हीं के साथ थे। मेरी बारी? अगर ऐसा है तो मतलब छलावा तुम्हारा रूप लेकर आएगा। हाँ, हमें तैयार रहना होगा। गांव में अब हर कोई दहशत में था। रात हो चुकी थी, लेकिन इस बार चंदन के घर कोई नहीं आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो पूरी रात जागता रहा, पर कोई भी हमला नहीं हुआ। सुबह हुई तो राजीव उससे मिलने आया। चंदन, रात तो शांति से निकल गई, लगता है छलावा भी डर गया है तुझसे। चंदन ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। फिर अचानक बिना कुछ कहे उसने पास रखा चाकू उठाया और झटके से राजीव के पेट में घोंप दिया। चंदन, ये तूने क्या किया? ओ, ओ, ओ। राजीव लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे।
चंदन, तुझे क्या हो गया है? अरे तूने राजीव को क्यों मार दिया? हमने तो सोचा था कि तू इस छलावे से बच जाएगा, पर तू तो खुद ही हत्यारा बन गया। लेकिन तभी राजीव का शरीर अचानक अजीब तरीके से मरोड़ खाने लगा और वो छलावे में बदल गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी सबका ध्यान अचानक गांव की दूसरी तरफ गया। वहां असल राजीव खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुझे पहले ही तुझ पर शक हो गया था राजीव। पहले जिन जिन लोगों को छलावे ने मारा था वो सब जमीन के सौदागर थे, और तुझे भी इसी जमीन के सौदा में दिलचस्पी थी। मैंने समझ लिया था कि ये कोई सहयोग नहीं हो सकता। बोल, आखिर यह सब तूने क्यों किया? जिस जमीन को मैं बेचने आया था वो असल में मेरी थी ही नहीं। क्या मतलब? ये सब लोग, गंगाराम, राम प्रसाद, पंकज, प्रीतम, इन सब ने मिलकर मेरे बाप से जबरदस्ती वो जमीन छीन ली थी। और जब मेरा बाप कुछ नहीं कर पाया तो उसने खुद को फांसी लगा ली। मैं अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। तभी मुझे पता चला कि इस गांव के पास छलावे का वास है। तूने छलावे को वश में कर लिया? हाँ, मैं एक तांत्रिक से मिला जिसने मुझे छलावे को वश में करने का एक तरीका बताया। मैंने उसकी मदद ली और फिर छलावे को उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जिन्होंने मेरे पिता को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। अब सब कुछ साफ हो चुका था। बहुत हो गया तेरा नाटक राजीव। अब तू सारी जिंदगी सलाखों के पीछे रहेगा। राजीव को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिन निर्दोष लोगों को जेल हुई थी उन्हें बचा लिया गया।